आज के मुख्य समाचार। 2027 में कांग्रेस का होगा पूर्ण सफाया, राकेश जम्वाल। बदहाल सड़कों से जूझ रहा बलदेहा क्षेत्र। कानून हाथ में लेना उचित नहीं, नरेश चौहान। निकाय और पंचायती राज चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत। टोल टैक्स बैरियर के विरोध में मेहतपुर में चक्का जाम। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। हिमाचल एंटी टैक्स के विरोध में पंजाब में लगा खालसा टोल। गेटी थिएटर में बच्चों की रचनात्मकता का अनूठा प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की बुनियाद तैयार हो चुकी है। मंडी जिले की सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि हालिया चुनावी परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता का सेमीफाइनल भाजपा जीत चुकी है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदेश से पूर्ण सफाया हो जाएगा। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता की अपेक्षा पर खरी नहीं उतर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार विकास कार्य को गति देने में विफल रही है और चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने में असफल रही है। ऐसे में जनता का विश्वास कांग्रेस से लगातार कम होता गया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम आने वाले समय में और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जम्वाल ने कहा कि प्रदेश की जनता विकास, सुशासन और पारदर्शिता के पक्ष में खड़ी है तथा आगामी चुनावों में भाजपा को भारी समर्थन मिलेगा। गौरतलब है कि राकेश जम्वाल मंडी जिले की सुंदरनगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक है और 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है, जबकि कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी और नेतृत्व संकट से जूझ रही है। ऐसे में 2027 का चुनाव भाजपा के लिए ऐतिहासिक जीत लेकर आएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी द्वारा लगातार प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास जो है इन पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनावों में परिणाम आने के बाद गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बौखलाहट में हैं, जमीन खिसक गई है, इसीलिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। और इन चुनावों के महत्व को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी दिल्ली से चलकर पंचायत चुनावों में वोट करने के लिए आए। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय जयराम ठाकुर जी अपने विधानसभा क्षेत्र में वोट करने के लिए आए। डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में इन स्थानीय निकायों के चुनावों में मतदान किया। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या वोट डालने के लिए गए? आप शिमला के निवासी हैं या हमीरपुर के नदौन के निवासी हैं? और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर बार बार टिप्पणियां करना मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यह शोभा नहीं देता। कह रहे हैं कि मंडी में जीत हुई उसका श्रेय जयराम जी को नहीं जाना चाहिए, स्थानीय विधायक को जाना चाहिए। ये फैसला प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करता है। जयराम ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, उनके नेतृत्व में सरकार ने अच्छा काम किया है और आज नेता प्रतिपक्ष हैं। और उनके गृह जिला में, चाहे वो मंडी में कॉर्पोरेशन में जीते, चाहे सुंदरनगर नगर परिषद जीते, चाहे हम सरका घाट जीते, और अब जिला परिषद के परिणाम आए, 36 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाजपा कहीं नहीं जीती, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिला परिषद की पूरी सूची हिमाचल प्रदेश की जारी की थी। आप उसको आज भी उस सूची को पढ़ सकते हैं। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को भी हम छोड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगमों में वोट डाले गए। 4 निगमों में सिंबल पर कमल का फूल और हाथ चुनाव निशान था। वहां पर क्या फैसला आया? 4 में से 3 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीती। मंडी की नगर निगम में 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस को मात्र 1 और 1 निर्दलीय। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यह तो मात्र एक विधानसभा की नगर निगम है। मुख्यमंत्री जी को शायद कल्पना नहीं होगी कि मंडी की नगर निगम मात्र मंडी विधानसभा नहीं, द्रंग विधानसभा की भी है और वल विधानसभा की भी है। तो इसका श्रेय
हम अपने नेतृत्व को भी देते हैं और जनता को भी देते हैं। जनता के आशीर्वाद से ये हमने 14 में से 12 सीटें जीती और जहां हमारे स्थानीय विधायकों ने अच्छा काम किया, वहीं जयराम ठाकुर जी का नेतृत्व भी मंडी नगर निगम में भी था, सुंदरनगर नगर परिषद में भी था और सरकाघाट की नगर परिषद में भी था और जिला परिषद में भी था। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी के झूठ को अब समझ चुकी है। मंडी में मुख्यमंत्री जी आए, नगर निगम के चुनावों में इन्होंने प्रचार किया और कहा कि जहां पर कांग्रेस का काउंसलर जीतेगा मैं वहां पर 50 लाख रुपए दूंगा। तो 14 में से मात्र एक सीट मंडी की जीती। तो इस बात का प्रमाण है कि अब मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करते हैं, उसको प्रदेश की जनता गंभीरता से नहीं लेती। लेकिन बौखलाहट में इस प्रकार से भाजपा के बारे में, पार्टी के संगठन के बारे में इस प्रकार की टिप्पणियां करना, ये मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी की आज क्या स्थिति है वो पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश जान रहा है। आपकी सरकार के 1.5 वर्ष के बाद 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस को छोड़ के आप भाजपा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में नगर निगम में 4 में से 3 मंडी, धर्मशाला और सोलन में भारतीय जनता पार्टी जीती बहुमत के साथ। मंडी में 14 में से 12, धर्मशाला में 17 में से 11, सोलन में हमारे 10 और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। और मैं तो ये कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जनमत खो चुके हैं। जहां कॉरपोरेशन के चुनाव सिंबल पर हुए 4 में से 3 भाजपा ने जीती, वहीं जिला परिषद हिमाचल प्रदेश का पूरा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। जितनी सीटें कांग्रेस को मिली है उससे 3 गुना सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विधिवत अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी और उसको मुख्यमंत्री जी टैली कर सकते हैं कि कहां कहां भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीती है। लेकिन इस प्रकार की टिप्पणियां करना हिमाचल के मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता। ये हिमाचल की सत्ता का सेमीफाइनल था जो भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने वकीलों की हड़ताल और उससे उत्पन्न स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आंदोलन के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हड़ताल के चलते करीब 3 से 4 घंटे तक शहर में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रही और कई स्थानों पर लंबा जाम भी देखने को मिला, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी। नरेश चौहान ने कहा कि छोटा शिमला से छल्ले चौक तक का मार्ग एक सेल्फ रोड है और इसे पूरी तरह से सभी प्रकार के ट्रैफिक के लिए खोलना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस सड़क पर वाहनों के परमिट की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते सरकार को यातायात प्रबंधन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने पड़े। उन्होंने बताया कि विधानसभा में विधेयक पारित कर इस मार्ग के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए की परमिट फीस निर्धारित की गई थी। सरकार के पास ऐसी सूचनाएं भी आ रही है कि कुछ लोग इन रूटों पर परमिट सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रधान मीडिया सलाहकार ने कहा कि वकीलों की समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से निकाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद सबसे प्रभावी माध्यम होता है और इस मामले में बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि वकीलों को उग्र प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी। बार एसोसिएशन की चुनी गई प्रतिनिधि संस्था मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं और मांगे रख सकती थी। सरकार उनकी बात सुनने और समाधान निकालने के लिए तैयार थी। नरेश चौहान ने बताया कि बाद में यह सहमति बनी कि एक समिति गठित की जाएगी जो ऐसे लोगों की सूची तैयार करेगी जिन्हें विशेष परिस्थितियों के आधार पर रियायती पास या अन्य राहत प्रदान की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी वर्ग की वास्तविक समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नरेश चौहान ने आंदोलन के दौरान हुई कुछ घटनाओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कानून की अच्छी समझ रखने वाले लोगों से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कानून को जानने वाले लोग इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान कुछ स्थानों पर लोगों की गाड़ियों को रोकने और उन्हें चालान करवाने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं और किस अथॉरिटी के तहत लोगों के वाहनों को रोककर चालान करवा रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून को हाथ में लेने का तरीका किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखने के लिए निर्धारित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाएं मौजूद है जिनका पालन किया जाना चाहिए। पिछले कल शिमला में जो परिस्थितियां रही, जिसमें तकरीबन 3 से 4 घंटे तक शिमला का जो ट्रैफिक है और शिमला के लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई। आप सभी जानते हैं कि शिमला में अक्सर ट्रैफिक की समस्या है और आजकल ख़ास तौर पे जब पर्यटन सीजन होता है तो ये थोड़ी और भी गंभीर हो जाती है।
लेकिन जिस तरह से कल हमारे जो वकील भाई थे बार एसोसिएशन माननीय हाई कोर्ट के, उन लोगों ने जो प्रदर्शन किया है और उसकी जो वजह थी प्रदर्शन की और उसका जो तरीका था और जो कारण थे, वो मुझे लगता है कि उसको लेके काफी लोगों के मन में था कि जानना चाह रहे थे लोग की क्या वजह थी कि इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करना और उसका जो तरीका था वो क्या वजह क्या रही। उसके सबसे पहली बात ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके सबसे कारण क्या था। छोटा शिमला से शिल्ली चौक तक जो सड़क है या और शिमला के अंदर जो ऐसी सड़कें हैं जो बहुत पुराने समय से आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के टाइम से भी उसके बाद से भी लगातार सील्ड रोड और रिस्ट्रिक्टेड रोड के तौर पे है। उसका मतलब है कि वहां पर हम कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यवस्था हो, आप उसको ट्रैफिक के लिए, गाड़ियों के लिए पूरी तरह नहीं खोल सकते हैं। वो एक आप लोग भी जानते हैं, शिमला के सभी लोग भी जानते हैं कि हमको इसको कैसे बचाना है। उसी में सील्ड रोड और रिस्ट्रिक्टेड रोड के जिनके वहाँ काम होते हैं, जो मॉल रोड जाने वाले लोग हैं, जिनके घर है उस तरफ या जिनका व्यवसाय है मॉल रोड पे है, लोअर बाजार में है, जो अपना धंधा करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, उन सभी को मेरिट के आधार पे लगातार कई वर्षों से परमिट का जो प्रोविज़न है वो परमिट इशू होते हैं, वो अपना अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसको जस्टिफाई करके लिमिटेड नंबर पे, जैसे इसका नाम ही रिस्ट्रिक्टेड है कि रिस्ट्रिक्ट करना है, आप इसको ओपन कर देंगे पूरी पब्लिक के लिए तो शिमला का सारा चार्म है, मॉल रोड का सारा चार्म है, ये सब खत्म हो जाएगा। उसी कड़ी में ये प्रदर्शन कल हुआ। हमारा जब सेशन था विधानसभा का, उसमें हमने किसी भी सरकार के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जैसे जैसे परमिट मांगने वालों की संख्या बढ़ती है, मैंने जैसा जिक्र किया कि हजारों लोगों के घर है उस एरिया में, सैकड़ों लोगों का बिजनेस है, व्यवसाय है, और भी बहुत सारे लोग उसको जो है परमिट के लिए चाहते हैं और अप्लाई करते हैं। लेकिन हमेशा कोई भी सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी एक समस्या रहती है कि हम खुले तौर पे सबको परमिट नहीं दे पाते, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसी कड़ी में असेंबली में जो है एक बिल ला के उसको संशोधन किया गया कि इसका जो परमिट का जो फीस था उसको बढ़ाया गया। वो तकरीबन 1000 रुपया पर महीने का किया गया एक सड़क का। जैसे कि जिक्र किया कि भाई उसमें तकरीबन अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो वो 12,000 रुपया हो गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये नहीं था कि सरकार केवल इसको पैसे कमाने के नजरिए से ये किया गया। इसके पीछे की मंशा ये थी कि जब कोई चीज आपको कुछ रिस्ट्रिक्ट करनी होती है, रोकनी होती है, तो उसके लिए आपको कुछ नियम बनाने पड़ते हैं कि भाई उसमें थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। आप लोगों के सामने है कि कई जगह ऐसी परिस्थितियां बन गई है, जो हमारा बालूगंज से सैसल वाला जो रोड है वो भी सील्ड था, उसमें आजकल ऐसी परिस्थितियां कि वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया और जिस मकसद के लिए शायद वो किया था वो मकसद डिफीट हो गया। आज वहां जाना आना मुश्किल हो गया, ट्रैफिक चलना मुश्किल हो गया। ये जो समस्या है ट्रैफिक की, ये सब की है शिमला वासियों। हमको आपको सब वर्गों को मिल के इस समस्या का समाधान करना है, क्योंकि हमको ही फेस करना है, आपको ही फेस करना है, पब्लिक को ही फेस करना है। तो जो भी काम हम करते हैं वो पब्लिक के सहयोग से और पब्लिक के वेलफेयर के लिए करते हैं। तो ये फैसला भी सरकार ने इसलिए लिया था कि भाई कुछ इस तरह से जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको इस रूट में जाना ही है और कोई वे आउट नहीं है और इस पे उनको परमिट बहुत आवश्यक है, तो उस आधार पे हम इसको जो है इशू करते हैं। और अब क्या हुआ कि जब हमने उसको भी किया, रेट भी बढ़े और साथ में थोड़ी प्रशासन ने लगातार पिछले काफ़ी समय से ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि इस रूट का जो है मिसयूज़ हो रहा है। काफ़ी सारे लोग बिना परमिट लिए भी शायद गाड़ियाँ उस रूट पे चला रहे थे, या उसका और मिसयूज़ हो रहा था, या इस वजह से उसमें एक आदेश थे एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को कि आप लगातार चेकिंग करें, 1 हफ्ते 10 दिन तक सबसे बातचीत करें, बिना चलान किए लोगों से बातचीत करें कि आप इसका मिसयूज ना करें, आप इसको नहीं कर सकते हैं। कि सीधे जो है 10 दिनों तक ये आदेश थे कि कोई चलान किसी का नहीं करना है। सिर्फ पहले दौर में लोगों को जागृत करके ये बताना है कि अब यहाँ पर आप केवल परमिट से ही जा सकते हैं, और नए सिस्टम में जो
परमिट लेना है सील्ड रोड का, और ये जो अपना रेस्ट्रिक्टेड रोड है, और जो नए दर तय किया उसके हिसाब से आपको परमिट मिलेगा, और वो किया भी। लेकिन हुआ क्या कि जो हमारे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील लोग हैं, इनको भी इसमें सामना करना पड़ा होगा। जब पुलिस ने ये इस तरह सख्ती की होगी, रोका होगा, परमिट मांगे होंगे, तो ये बात सामने आई कि उनके पास कोई इस तरह का, मुझे लगता है कि वो अपना एडवोकेट का जो कार्ड बता के ये चाह रहे होंगे कि भाई हमको तो अलाउ किया जाए। तो जब ये बात पुलिस और उनके बीच रही तो उसमें ये बात सामने आई कि कोई ऐसा एग्जम्पशन नहीं था। एग्जम्पशन वकीलों को कोई नहीं था कि भाई आप एडवोकेट है तो आपको एग्जम्पशन है, ऐसा नहीं था। तो उनको भी परमिट लेना है, उनको भी फीस देनी है, और मेरिट के आधार पे जो भी लोग वहाँ होंगे उनको देंगे, जैसे औरों के लिए भी जो क्राइटेरिया है। और स्वाभाविक तौर पे इसमें पिक एंड चूज वाली बात नहीं होती है। हम जो भी नियम है वो सब प्रदेशवासियों के लिए है, सबके लिए, कोई एग्जेम्प्टेड क्लास तो नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से कल ये सब कुछ हुआ, मुझे लगता है इसमें काफ़ी बड़ा लैप्स रहा है। अगर उनकी कोई समस्या थी, कोई बातचीत थी, वो सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से उनको टेकअप करनी चाहिए थी। उसके बारे में बातचीत से वो बातचीत सुलझानी थी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ, बाद में भी वो मुख्यमंत्री जी से मिले। उनके जब सीनियर एडवोकेट्स आए, जो सम्मानित लोग थे, जब वो 10-15 लोग आए मुख्यमंत्री जी से मिले, और मैं बाई चांस मैं भी वहीं था, तो ये सारा मसला केवल 10 मिनट में सुलझ गया, 15 मिनट। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए, कल कॉल्स आए, और बहुत सारे वीडियोस मैंने भी सोशल मीडिया पे देखे। बहुत बुरा लगा कि जो मसला बातचीत से सॉल्व हो सकता था, उसके लिए इतना उग्र होने की, या शिमला के लोगों को 3 घंटे इस जाम में टिकते हुई, स्कूल का टाइम था, बच्चों का टाइम था, कोई हॉस्पिटल जा रहा था, तो ये चीज़ें सारी क्यों हुई, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसका कारण क्या था? जिला शिमला के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र बल्देहा में सड़कों की दयनीय स्थिति स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। क्षेत्र की कई सड़कें लंबे समय से मरम्मत और रख रखाव के अभाव से जर्जर हो चुकी हैं। जगह जगह बने गहरे खड्डे, उखड़ा हुआ डामर और क्षतिग्रस्त सड़कें न केवल यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रही है, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बनती जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र की सड़कों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, लेकिन संबंधित विभागों की ओर से समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। सड़कें खराब होने के कारण रोजाना हजारों लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी उन कर्मचारियों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को होती है जिन्हें प्रतिदिन अपने कार्यस्थल या शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने के लिए इन सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार खराब सड़कें सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर ही प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। क्षेत्र में चलने वाली बसें अक्सर गड्ढों और खराब मार्गों के कारण तकनीकी खराबी का शिकार हो जाती है। कई बार बसों को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ता है, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा होती है। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त बर्बादी हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह और शाम के समय स्थिति और भी अधिक गंभीर हो जाती है। कार्यालय और स्कूल कॉलेजों के लिए निकलने वाले लोगों को अक्सर देरी का सामना करना पड़ता है। कई बार छात्र समय पर विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि कर्मचारियों को भी अपने कार्यालयों में देर से पहुंचने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सड़कों पर बने गड्ढे और टूटे हुए हिस्से दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बन रहे हैं। विशेषकर 2 पहिया वाहन चालकों के लिए यह सड़कें बेहद खतरनाक साबित हो रही है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी अधिक खराब हो जाती है, क्योंकि गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार छोटे बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़कों की मरम्मत को लेकर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में बड़े हादसे भी हो सकते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार उन्होंने कई बार लोक निर्माण विभाग और प्रशासन के समक्ष सड़कों की मरम्मत का मुद्दा भी उठाया है। जनप्रतिनिधियों को भी क्षेत्र की समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। लोगों का आरोप है कि हर बार उन्हें केवल आश्वासन दिए जाते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति चस की तस बनी होती है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ स्थानों पर औपचारिक मरम्मत
मरम्मत कार्य किया गया, लेकिन वह कुछ ही समय बाद खराब हो गया। उनका मानना है कि सड़कों की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों की निगरानी पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता रहती है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं दोबारा उत्पन्न न हो। बल्देहा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन ग्रामीण विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं अभी भी अनसुलझी हुई है। सड़क जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव ग्रामीण विकास की गति को प्रभावित कर रहा है। खराब सड़कें न केवल लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों पर भी असर डाल रही है। किसानों और बागवानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिवहन में देरी और बढ़ती लागत के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि सड़कें अच्छी होने से क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। क्षेत्रवासियों ने सरकार, प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि बल्देहा क्षेत्र की सड़कों का तत्काल निरीक्षण कर व्यापक मरम्मत कार्य शुरू किया जाए। लोगों का कहना है कि सड़कों की स्थिति में सुधार होने से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। उनका कहना है कि वर्षों से चली आ रही इस समस्या का अब स्थायी समाधान होना जरूरी है। फिलहाल बल्देहा क्षेत्र के लोगों की निगाहें सरकार और संबंधित विभागों की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब इन जर्जर सड़कों की सुध ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आने वाले दिनों के दौरान बारिश, तेज हवाओं और तूफान की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग केंद्र शिमला ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में मौसम की गतिविधियां बढ़ने वाली है, जिसके चलते कई जिलों में वर्षा, तेज हवाएं और कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग केंद्र शिमला द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों में तूफान और बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना बताई गई है, जिससे जनजीवन भी कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को मौसम की गतिविधियां और अधिक तेज हो सकती है। प्रदेश के 10 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। विभाग का कहना है कि कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में यह बदलाव किसानों, बागवानों और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जहां एक और वर्षा से गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर तेज हवाएं और तूफान फसलों तथा बागवानी क्षेत्रों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार प्रदेश में 7 जून तक मौसम के खराब रहने की संभावना है। इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, जबकि कुछ ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर हिमपात होने की संभावना भी जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। इससे दिन और रात के तापमान में भी बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के मैदानी और निचले क्षेत्रों में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन बारिश और बादलों की वजह से तापमान में कमी आने की संभावना है। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड का असर एक बार फिर बढ़ सकता है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। राजधानी शिमला में न्यूनतम तापमान 14.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा सुंदरनगर और ऊना में 19.5 डिग्री और धर्मशाला में 17.6 डिग्री, सोलन में 15.0 डिग्री तथा पर्यटन नगरी मनाली में 13.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो ऊना प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र रहा, जहां पारा 37.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अन्य मैदानी क्षेत्रों में भी तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है, लेकिन आगामी दिनों में इससे कम होने की संभावना भी बताई जा रही है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। कंडाघाट में सबसे अधिक 26.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा कुफरी में 16.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। कोटखाई और भरमौर में
12.4 -12.4 मिलीमीटर, जुब्बलहट्टी में 12.2 मिलीमीटर तथा शिमला में 12.0 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बारिश के कारण कई क्षेत्रों में मौसम सुहावना बना रहा और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम किसानों और बागवानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, जहां वर्षा से फसलों को नमी मिलेगी, वहीं तेज हवाएं और ओलावृष्टि जैसी परिस्थितियां कुछ क्षेत्रों में नुकसान भी पहुंचा सकती है। ऐसे में किसानों को मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों पर नजर बनाए रखने की सलाह भी दी गई है। विशेष रूप से सेब उत्पादक क्षेत्रों में मौसम की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि इस समय बागवानी गतिविधियां अपने महत्वपूर्ण चरण में है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील भी की है। विभाग ने सलाह दी है कि तेज हवाओं और तूफान के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले तथा सुरक्षित स्थानों पर रहे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पंजाब हिमाचल सीमा पर लगाए गए एंटी टैक्स और टोल नाकों के विरोध में चल रहा आंदोलन बुधवार को एक नए विवाद के रूप में उभर आया। लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शन और प्रशासन के साथ हुई वार्ताओं के बावजूद कोई समाधान न निकलने पर शिरोमणि जरनैल साहिबजादा बाबा जुसार सिंह निहंग सिंह खालसा दल ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कीरतपुर मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड़ा के समीप एक अस्थायी खालसा एंटी टैक्स नाका स्थापित कर दिया। नाके की स्थापना के बाद संगठन के सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश पंजीकरण नंबर वाले वाहनों से शुल्क वसूलना शुरू कर दिया। मौके पर बड़ी संख्या में निहंग सिंह मौजूद रहे और वाहनों को रोककर निर्धारित राशि लेने के बाद उन्हें आगे जाने की अनुमति दी गई। लोगों के अनुसार खालसा दल के कार्यकर्ताओं द्वारा छोटी निजी गाड़ियों से 100 रुपए तथा बड़े व्यावसायिक वाहनों से 500 रुपए तक की राशि ली जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक स्थापित किए गए इस नाके के कारण कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ और वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिली। हालांकि संगठन के सदस्यों का कहना था कि उनका उद्देश्य आम लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि हिमाचल सरकार की टैक्स नीति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाना है। खालसा दल के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश की सीमाओं पर लगाए गए एंटी टैक्स और अन्य शुल्कों का सीधा असर हिमाचल के वाहन चालकों, व्यापारियों और किसानों पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि रोजाना बड़ी संख्या में लोग व्यापार, कृषि और अन्य कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं, जिन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। संगठन का दावा है कि इस मुद्दे को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन किए गए और प्रशासन के साथ बातचीत भी की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। ऐसे प्रकार उन्हें आंदोलन को नए रूप से आगे बढ़ाना पड़ रहा है। खालसा दल के नेता बाबा अजर सिंह ने कहा कि यह कदम पंजाब के लोगों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि हिमाचल प्रदेश सरकार एंटी टैक्स और अन्य शुल्कों को वापस नहीं लेती या इस विवाद का कोई स्थायी समाधान नहीं निकालती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन लंबे समय से इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से उठाता रहा, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण अब उन्हें ठोस कदम उठाने पड़ रहे हैं। बाबा अजर सिंह ने कहा कि जब तक पंजाब के लोगों को राहत नहीं मिलती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि आने वाले दिनों में आंदोलन का दायरा बढ़ाया जा सकता है और विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों का भी समर्थन लिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाए गए इस अस्थायी नाके के बाद प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा तेज हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस विवाद का जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो यह मामला पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच आर्थिक एवं प्रशासनिक विवाद का बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल दोनों राज्यों के वाहन चालकों और व्यापारिक वर्ग की नजर सरकार की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में सेजेस द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक मूल्यों और रचनात्मक गतिविधियों के प्रति जागरूक करना था। इसके साथ ही विद्यार्थियों को अन्य उपयोगी और बेकार समझी जाने वाली वस्तुओं से उपयोगी एवं आकर्षक सामग्री तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने अपनी कल्पना शक्ति और नवाचार का परिचय देते हुए वेस्ट मटेरियल को सुंदर कलाकृतियों और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया। विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई विभिन्न कलाकृतियों ने
उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इसमें घरों की सजावट के लिए उपयोगी सामग्री, हस्त निर्मित शोपीस, सजावटी वस्तुएं तथा उपहार के रूप में दी जा सकने वाली आकर्षक सामग्री शामिल थी। कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने यह संदेश दिया कि यदि रचनात्मक सोच और सही दिशा मिले तो बेकार समझी जाने वाली वस्तुएं भी उपयोगी संसाधन बन सकती हैं। बच्चों की कला और नवाचार ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव का आधार बन सकते हैं। इस अवसर पर सेजिस के अध्यक्ष सुषमा भारद्वाज ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों को अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता प्रदर्शित करने का एक प्रभावी मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण एक वैश्विक चुनौती है और बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही इसके प्रति जागरूक करना आवश्यक है। ये कार्यक्रम सेजिस के अंतर्गत हो रहा है। सेजिस जो है वो शिमला के एनवायरनमेंट सोसाइटी है और इसमें हमारे बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे रंगोली एक है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, देन पेंटिंग्स हैं और फ्लावर अरेंजमेंट्स हैं। ये स्कूल के बच्चों के लिए आज जो प्रोग्राम हुआ है, इस डिफरेंट 7 स्कूल आए थे, उनके बच्चों ने यहाँ अपने अपने प्रदर्शन किया है और उसी के अंतर्गत ही आज का प्रोग्राम हुआ है। ये था, इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स भी थे, महली का स्कूल था, अनाडेल का गवर्नमेंट स्कूल था, वो भी था और कुछ प्राइवेट स्कूल थे। तो सबने अपने अपने प्रदर्शन किया और जजमेंट भी आज ही हो गई है। तो ये इसीलिए हुआ है, इसमें दोनों टाइप के हम ले रहे हैं। गवर्नमेंट के स्कूल्स को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी इन सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें। ये इसलिए हम करते हैं, हर साल एक बार ये प्रोग्राम होता है। इसमें हम बच्चों को फ्लोरिकल्चर का क्या वैल्यू है, एनवायरनमेंट क्या है और किस टाइप से आप उनको सिखाते भी हैं जाके। उनको हमारा जैसे फॉरेस्ट में प्लांटेशन ड्राइव भी होता है, उसमें स्कूल के बच्चे आते हैं, तो उनको हम एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस, फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस और फूलों की इम्पोर्टेंस, इन सब के बारे में बताते हैं और वो उसको फिर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं यहाँ। इस 10th और 12th तक के बच्चे आते हैं हर स्कूल से और जैसे स्कूल वाले अपने अपने बच्चों को भेजते हैं उसके अकॉर्डिंगली, जिसमें वो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं वैसे बच्चे आए थे। रंगोलीज बनाई है उन्होंने डिफरेंट फ्लावर्स और कलर्स से। और इसमें क्या, हाँ, प्राइजेस हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे हमारे जजेस बाहर से आए थे, तो उन्होंने ये सारे प्राइजेस बच्चों को इवेल्युएट किया और उसके अकॉर्डिंगली प्राइज दिए। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी निकायों के चुनाव परिणामों को प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव बताते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना स्पष्ट जनादेश दे दिया है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की भूमिका तय हो चुकी है और जनता कांग्रेस सरकार से पूरी तरह से निराश हो चुकी है। रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार शुरुआत से ही इन चुनावों को टालने का प्रयास करती रही, कभी पुनर्गठन, कभी रोस्टर, कभी परिसीमन और कभी प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से बचने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अंततः न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद चुनाव करवाने पड़े और परिणाम भी वही सामने आए, जिसकी आशंका कांग्रेस को पहले से थी। जनता ने मतदान के माध्यम से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर अपना फैसला सुना दिया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश के 4 नगर निगमों में हुए चुनावों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि मंडी, धर्मशाला और 16 नगर निगमों में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जबकि अन्य शहरी निकायों में भी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद चुनावों में 22 में से 12 स्थानों पर, नगर पंचायतों में 25 में से 18 स्थानों पर भाजपा समर्पित उम्मीदवारों की जीत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शहरी क्षेत्रों में भी कांग्रेस का जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है। आज की प्रेस वार्ता पंचायती राज संस्थाओं के और शहरी निकायों के चुनाव पर आधारित है। हम सब जानते हैं कि मई महीने में प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव संपन्न हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार इन चुनावों को लटकाना चाहती थी, करवाना नहीं चाहती थी। उसके लिए इस सरकार ने चुनाव आयोग से टकराव लिया, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की, कभी डिजास्टर एक्ट का बहाना लिया,
कभी पुनर्गठन डिलिमिटेशन का बहाना लिया, कभी रोस्टर को लेकर चुनाव को लटकाने की कोशिश की। परंतु सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार को ये चुनाव मई महीने में करवाने पड़े और इन चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की हालत हुई उससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की ये सरकार ये चुनाव क्यों नहीं करवाना चाहती, इन चुनाव को क्यों लटकाना चाहती। मुख्यमंत्री समेत मंत्री विधायक उनके जानते थे कि जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, किस मुंह से वोट मांगेंगे। हमने पहले भी कहा था वो इसीलिए चुनाव को लटका रहे हैं। आज चुनाव परिणामों ने हमारे आरोप को सत्यासित किया है। इन चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों की प्रचंड जीत जो है वो दिलवाई है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, आभार प्रकट करती है। अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, परिश्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप ये नतीजे आए हैं, पार्टी उनका भी धन्यवाद करती है, उनका भी अभिनंदन करती है। और जो प्रत्याशी चुनाव जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती। हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए, जो कि राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर हुए, पार्टी सिंबल पर हुए। धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन। 4 में से जो 3 बड़े नगर निगम थे उनमें भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलना इस बात को दर्शाता है कि जनता ने प्रदेश से इस सरकार को हटाने का, उखाड़ने का मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। इसी तरह अगर हम नगर परिषद, नगर पंचायतों की बात करें तो जहां नगर परिषदों में 22 में से 12 जगह हमारी पार्टी को बहुमत मिला है, वहीं नगर पंचायतों में 25 में से 18 जगह हमारी पार्टी बहुमत हासिल कर चुकी है। इसके अलावा अगर पंचायती राज संस्थाओं की बात करें, जिला परिषद के चुनाव चाहे पार्टी सिंबल पर नहीं भी होते, परंतु हमेशा पार्टी अपने समर्थित उम्मीदवारों के नाम तय करती है, घोषणा करती है और उस पर चुनाव होता है। इस बार भी हमारी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए। कांग्रेस पार्टी हार की संभावना को देखकर कभी तो ये कह रही थी हम उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे, परंतु कई जगह उम्मीदवार घोषित कर रही थी। हमारे बिलासपुर में कांग्रेस ने विधिवत लिखित प्रेस नोट देकर कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार घोषित किए। इसी तरह प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी इन्होंने अपने उम्मीदवार जो है वो घोषित किए। जैसे नगर निगमों में इनके मंत्रियों, विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रयास किए, वैसे ही जिला परिषद में भी इनके सभी नेता इनके पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को जिताने में लगे। परंतु नतीजा आपके सामने है। जिला परिषद के 250 वार्डों में से 144 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के
घोषित समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा मात्र 60 तक सीमित हुआ। जो 46 इंडिपेंडेंट है उसमें से भी 26 जो है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, हमारी पार्टी के बागी उम्मीदवार हैं। इसलिए जिला परिषद में कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सफाया इस प्रदेश में हुआ है। बिलासपुर जिला में तो कांग्रेस पार्टी अपना खाता ही नहीं खोल सकी, कोई भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता। हमीरपुर मुख्यमंत्री की जिले में मात्र 1 सीट। एक मंत्री दंडनाते हैं कि किन्नौर जिला में मात्र 1 सीट, सिरमौर में मात्र 1 सीट। इस तरह से जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। पंजाब हिमाचल सीमा पर स्थित मेहतपुर में प्रस्तावित टोल टैक्स बैरियर के विरोध में विभिन्न किसान, मजदूर, सामाजिक जत्थेबंदियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और टोल टैक्स लगाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ चक्का जाम कर अपना विरोध भी दर्ज कराया। इस दौरान पंजाब और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिली, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि सीमा क्षेत्र में टोल टैक्स बैरियर स्थापित किए जाने से स्थानीय लोगों, किसानों, व्यापारियों और दैनिक रूप से आवाजाही करने वाले हजारों लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पहले से ही महंगाई और बढ़ती लागत से लोग परेशान हैं। ऐसे में नया टोल टैक्स आम जनता की मुश्किलों को और बढ़ा देगा। सुबह से ही विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता और समर्थक मेहतपुर क्षेत्र में एकत्रित होने शुरू हो गए। झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा टोल टैक्स लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग उठाई। कई संगठनों के नेताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पंजाब और हिमाचल के बीच यह मार्ग व्यापार, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग इस मार्ग का उपयोग करते हैं। ऐसे में टोल टैक्स लगाए जाने से आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और क्षेत्रीय व्यापार भी प्रभावित होगा। चक्का जाम के चलते कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिली। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया तथा प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत भी की। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था। मेरा नाम कश्मीर सिंह नंगली, प्रधान जन कल्याण कमेटी हल्का जी आनंदपुर साहब। रोष प्रदर्शन इसलिए किया गया है जी कि जो सुक्खू सरकार है दिन प्रतिदिन जो है टोल टैक्स में वाधा करता जा रहा है, जो कि बिल्कुल अवैध है। कोई भी कानून नहीं है ये, क्यों कोई भी बंदा जो नई गाड़ी लेता है तो उसका रोड टैक्स उसी टाइप का काटा जाता है। सिर्फ एक हिमाचल प्रदेश ऐसा है जो सभी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, एमपी सभी से जो नजायज टोल टैक्स वसूली कर रहा है, ये बहुत गलत है। तो हमने 15 अक्टूबर 2025 को मैंने भगवंत मान और डीसी रोपड़ को लेटर निकाला था कि कृपा करके जो हिमाचल एंटी टैक्स की जो पर्ची है बंद की जाए, जहाँ हिमाचल की भी लगाई जाए। तो उसके बाद हमने 11 अप्रैल को डैनी मस्या के पास में धरना दिया था। वहाँ पे हरजोर सिंह बैंस भी हाजिर हुए थे। तो वहाँ पे हमारे साथ जो बात हुई, हरजोर बैंस को मैंने कहा था कि हम जो सीधे धरने के ऊपर नहीं आए हैं। 15 अक्टूबर 2025 को मैंने भगवंत मान और डीसी रोपड़ लेटर निकाले हैं। तो आपकी जो पंजाब सरकार और जो प्रशासन है बिल्कुल निकम्मे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो उस टाइम भगवंत मान जी ने हमें अपना हरजोर सिंह बैंस ने 13 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ विधानसभा में बुलाया। वहाँ पे राउंड टेबल के ऊपर हमारी मीटिंग की। हमें आश्वासन दिया गया कि हम भी ये टोल लगाएंगे। बट उसके बाद आज तक इनकी कोई रिप्लाई नहीं आई कि हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे। या तो मुझे इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो हमारी ये सरकार है, पंजाब सरकार, इसकी चाबी दिल्ली के अंदर है। इनका ताला जो भी खुलता बंद होता है दिल्ली के अंदर से होता है। जहाँ ये सोच रहे हैं कि यार ये छोड़ दो हम पंजाब को, शायद हम हिमाचल में आने वाले टाइम में आम सरकार की जनता सरकार बनानी चाहते हैं। खराब है जी, क्यों
जो भी सरकार है इनका कोई प्रशासन जो अपना जो जनता है उससे कोई लेन देन नहीं है। जब वोट आ गई तो जनता के घुटने पाँव मोढे पकड़ लिया आकर कि यार हमें वोट दे दो, किसी को दारू दे दिया, किसी को पैसे दे दिया वोट खरीद कर। उसके बाद जनता मर रही है, सड़ रही है, क्या कर रही है, इनको कोई लेन देन नहीं है। वो चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे बीजेपी, कोई भी सरकार। इसके लिए अगर नया स्टेप उठाएंगे, हमने इसके अंदर शिमला हाई कोर्ट में केस भी दर्ज किया हुआ है कि जो टोल है अवैध है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोड़ा टोल पर प्लाजे पे हमारे साथ अपने 1 मई को वहाँ हमारे साथ मीटिंग की थी। उन्होंने आकर कि जो मोड़ा गरा टोल प्लाजा हिमाचल का बिल्कुल अवैध है और ठीक 1 किलोमीटर बाद लगा हुआ है, तो उसके लिए हमने केस किया हुआ हाई कोर्ट के अंदर कि गरे वाला टोल प्लाजा जब से खुला हुआ है, जब से बंद होगा टोल टेल डेट तक, उसने कितनी कमाई की हुई है, कितनी रिकवरी की हुई है लोगों से, और रिकवरी भी उसकी डैमरेज भी हम अपने हिमाचल सरकार के ऊपर डालेंगे।